जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तान केवल दुनिया में भीख मांगने के लिए पैदा हुआ है और दुनिया में भिखारी कोई इज्जत नहीं होती। और ऐसी रोटी भी किस काम की जो रोटी भीख मांग कर मिले। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया इस टाइम इंटरनेशनल ट्रेड का बादशाह गिना जाता है, ठीक है? क्योंकि बादशाह? जी ऐसे ही है। क्योंकि उसने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी किसी भी कंट्री में चले जाएं, यूएसए, यूके, कहीं भी चले जाएं, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट छोड़ी है। उनके इस तरह के उनके बिजनेसेस, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस तरह की हुई है। हमारी देखें सब कुछ इंपोर्ट है, जो एक्सपोर्ट की चीजें हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाने नहीं देती। सियासतदान भी इम्पोर्ट है। जी ऐसे ही है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और इम्पोर्टेड सब कुछ है। अब दुनिया को भी पता है हमारे पास ना इकोनॉमिकली हम इतने स्ट्रांग है ना, हम पॉलिटिकली तो आपके सामने है सब। तो अब दुनिया भी हमें जो है ना एक नाकाम रियासत जो है ना तस्वूर करती है। इस वजह से हमें कहीं पे कोई भी सीरियस नहीं लेते। मतलब हमें एक थर्ड लेवल के जो है ना वो लोग समझा जाता है। इंडिया के पीछे यूरोप भी खड़ा है, इंडिया के पीछे अमेरिका भी खड़ा है, इंडिया के पीछे गल्फ भी खड़ा हो गया है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हो गया है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि एक तो वहाँ पे जमहूरियत है, सेकेंडली ये कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। आजकल लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग जो भी कंट्री मुल्क होगा उसके पीछे होंगे। जो ना हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग है ना हम पॉलिटिकली स्ट्रांग है। लेकिन सर दुनिया अब ये कह रही है कि जैसे गल्फ कंट्रीज ने भी हमें बताया, मिडिल ईस्ट ने बताया कि अगर आप अपने मुल्क के अंदर गुर्बत खत्म करना चाहते हो, अपने मुल्क के हालात बेहतर करना चाहते हो, तो आप जो है इंडिया से डायरेक्ट बात करें। ये चीजें हमें हमारे ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज ने ओपनली बोल दी हैं। बिल्कुल करनी चाहिए। देखें अब वो दुनिया चेंज हो चुकी है। अच्छा। अब दुनिया उसी की मानी जाएगी जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे। अब इकोनॉमिकली स्ट्रांग हम कैसे होंगे? अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात सही रखेंगे। रुला दिया ना बेचारी को। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात है कि देखें हिंदुस्तान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हिंदुस्तान कश्मीर को जो है अपने पास शामिल नहीं कर सकता। अलग टॉपिक है। मैं ये पहले एक तरतीब से चलते हैं ना। ये मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है या नहीं? इस चीज़ ये सिर्फ उसका एक ख्वाब है। उसने हर तरह से अपने जो है वहाँ पे जो है अपनी डेवलप करने के जो है चांस डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसने वहाँ पे मंदिर वगैरह बनाए, उसने वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज लोगों को सोसाइटीज दी, कटिंग वगैरह करवाई, जमीन उनके नाम लगाई। जो हिंदू लोग थे उन लोगों को कश्मीर में लेकर आना चाह रहे थे। उसको इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसे बातें करते हो। उसके बाद उन्होंने एक आर्टिकल जो है उनसे कैंसिल किया कि कश्मीरी अवाम को जो उन्होंने उसे सेपरेट किया, उन्हें अकलियत बना दिया गया। लेकिन मामला ये आर्टिकल 370 की आप बात करें, उसके अंदर अकलियत तो नहीं बनाया। आई थिंक वो तो उन्होंने बल्कि अपने साथ उन्हें इमर्ज किया है, उनके अटैच किया अपने साथ। उसका तो 370 का मतलब तो ये है, पहले अलहदा थे तो अब उन्होंने इकट्ठा किया। लेकिन मामला ये है कश्मीर का भी ना तो पहले उनका था ना अब उनका है। जितने मर्जी उसकी पॉलिसी बना दें, जितने मर्जी उसमें आइन में तरामीम कर लें, लेकिन हमारा शुरू दिन से एक मौक़िफ़ है और हमारा पाकिस्तान का एक है कश्मीर हमारी शारग है। लेकिन मामला ये है, हमारा मुद्दा ये है कि अगर जो हमारा जो पूरा हिस्सा हमारा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक दिन मिलेगा हमें इंशाल्लाह, और हम उसकी जो है हम जुस्तजू कर रहे हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह वो चीज़ हमें उनसे वापस लेंगे हम। ये हमारा जो है मौक़िफ़ है। आपकी सोच है और आपका मौक़िफ़ है जो कि मैंने आवाम तक भी पहुँचाया। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। अगर 1971 की बात करें तब 93,000 हमारा जो फौजी थे वो वहाँ पर उन्होंने सरेंडर किया और फिर वहाँ पे कैदी हुए ऑलमोस्ट, ठीक है। उनको इंडिया वालों ने छोड़ा, ऐसा छोड़ा। मतलब इंडिया ने पहले भी हमारे कैदी छोड़े। इसके बाद अगर अब बात करें तो हम ये कहते हैं कि इंडिया की तरफ से कोई पॉजिटिव पैगाम नहीं आता, हम तो रिलेशन बेहतर चाहते हैं, लेकिन इंडिया वाले कोई पॉजिटिव पैगाम नहीं भेजते। तो क्या कहना चाहेंगे इसके? 1971 के बाद हमने उनके कई मुसलमान जो है वो वापस किए हैं, लेकिन 93,000 के करीब तो नहीं वापस। मगर उनके इतने पकड़े नहीं गए। उनके अगर इतने पकड़े जाते तो हम भी छोड़ देते। मगर यह है कि उन्होंने जो 96,000 ने उधर जो हथियार डाले थे वो कि बैनुल-अक़वामी साजिश थी। वो अकेला इंडिया नहीं था। हमारी फौज इतनी कमजोर नहीं है कि उधर वो हथियार डाल देती। उसमें हमारे दुश्मन मुल्क अमेरिका, इसराइल, इंडिया और बड़े रूस की फौज उधर शामिल थी। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। कश्मीर के ऊपर उनका हक क्या है? और कश्मीरी आज तक इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद हज़ारों उनके शोहदा हैं, हर घर से कोई ना कोई शहीद है। इसके बावजूद वो कश्मीरी क्या कहते हैं? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो कश्मीर की आवाम पाकिस्तान के परचम अपने सीने पे लेकर क्यों गोलियाँ खा रही है? उनके ऊपर शेलिंग की जाती है, फिर भी वो पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। ये आप कहाँ से देखते हैं? उनके शोहदा हैं, शोहदा उनके जनाब अगर उनकी तदफीन होती है, उनकी कब्रों के ऊपर पाकिस्तान के परचम लगाए जाते हैं।
इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर बात की जाए 75 सालों में बहुत सी नफ़रतें जो सी है हमारी साइड से भी, कुछ उनकी साइड से भी, बहुत से मामला ऐसे हैं कि हम एक दूसरे अवाम एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकती, ठीक है। और अगर कुछ लोग ये मुझे कमेंट में कहेंगे कि ऐसा नहीं हम तो रह सकते हैं, तो भाई देखें वो आपकी राय है। जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो ये है कि नहीं रह सकते, इसलिए शायद आप लोग हमें देखते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा आपको देखते हैं। तो क्या वजह है कि इसे मोहब्बत में हम बदल सकते हैं, इसे हम मोहब्बत को भी छोड़ दें, कम से कम पीस में बदल सकते हैं या नहीं? बदल सकते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं वो मतलब इस तरह के हैं कि वो उस चीज़ को उस तरह से कैटेगराइज नहीं किया जा सकता कि जी हर कोई मतलब जंग की तरफ हो रहा है पिछले 75 सालों से। तो हमें क्या फ़ायदा इसका कुछ नहीं हुआ, हर तरफ से तबाही हुई है, नुकसान हुआ है मुल्क की जो है। हम किस स्टेज पे आ गए हैं, गुर्बत की किस स्टेज पे आ गए हैं, सिर्फ जंगों की वजह से या इस तरह एक दुश्मनियों की वजह से? बिल्कुल ऐसी है स्टेज जो है वो हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। हमें ये चाहिए कि हम जो है इसकी तरक्की के लिए काम करें, और इंडिया पाकिस्तान से इस टाइम पे बहुत आगे डेवलप कंट्री है, ठीक है ठीक है। उसमें इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो बन रही हैं, चल रही हैं, सारा काम हो रहा है। हमारा जो मुकाबला है वो सिर्फ इतना है कि जी हमने वाघा पे जाकर टांगे उठानी है, ठीक है। टांगों में मुकाबला नहीं करना है, हर चीज़ के साथ मुकाबला करें उनकी। हाँ, मुकाबला ज़रूर करें, टेक्नोलॉजी में करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में करें, इकोनॉमी में करें, हर चीज़ में करें। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे आप नफरत तो ना करें, जेलस तो ना हो। आप अगर उसको अप्रिशिएट करेंगे मे भी वो आपको भी सपोर्ट करें। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, सपोर्ट करना चाहिए। और किसी अगले के लिए खुश होंगे तो आपके पास वो चीज़ आती है। ये तो अल्लाह ताला भी कहता है कि अगर आप किसी दूसरे के लिए दुआ करें तो उससे पहले आपको वो चीज़ मिलती है। इसलिए हमें चाहिए कि बजाय जेलस होने के या उनसे जंग या किसी और चीज़ के मुतालबे करने की बजाय तरक्की की तरफ काम करें और अमन की तरफ काम लाएं, क्योंकि हम भी यहाँ पे वैसे ही हैं, वो भी हमारे भाई वहाँ पे वैसे ही। तो देखना चाहिए यार, पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट, पॉजिटिविटी जो है उसको क्रिएट करना चाहिए और मतलब मिलजुल कर रहना चाहिए। बस हवा निकल गई। मूवी है, अगर आपसे पूछा जाए धुरंधर 2 कैसी मूवी है, क्या कहेंगे? अगर देखा जाए एज अ मूवी के पर्पज से, एंटरटेनमेंट के पर्पज से बहुत अच्छी मूवी है। उसके अंदर कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है, उसके स्टोरी एक्टिंग बहुत ही अच्छी हुई है, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है उनकी। उनके जो आसपास के लोग हैं, मतलब कि जो उन्होंने उसके अंदर पूरी कास्टिंग की है वो भी बहुत ही किसी हद तक बहुत ही अच्छी है। इस वजह से तो उन्होंने काफी ज्यादा बॉक्स ऑफिस पे आपने देखा कि पहले दिन ही उन्होंने 250 करोड़ का बिजनेस किया, ठीक है। यानी आप कह रहे हैं मूवी के लिहाज से बेहतरीन है। और अभी तक की जो खबरें हैं कि 10 दिन में या 11 दिन में 1300 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, मतलब बड़े से रिकॉर्ड जो है वो तोड़ चुकी है। मुझे बताएं इस मूवी को अगर मार्क्स दिए जाएं, मतलब अगर इसकी रेटिंग की जाए 10 आउट ऑफ कितना? अगर आप चाहते हैं ना, दो तरह से इसकी रेटिंग हो सकती है। हाँ। अगर आप चाहते हैं ना कि एंटरटेनमेंट की पर्पज से सिर्फ एज अ मूवी से रेटिंग किया जाए तो भैया नो डाउट 10 on 10 है, क्योंकि बहुत अच्छी उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। उनकी जो मैंने क्लिपें देखी हैं वो बहुत अच्छी है, उनकी कास्टिंग बहुत अच्छी है, उनके म्यूजिक बहुत अच्छा है। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। तो माशाल्लाह ईमान का जज्बा भी है, और हम तो इंडिया तो हमारा दुश्मन है जो हमें तकरीबन, ये तो 5th क्लास के एक पॉक स्टडी में भी मेंशन है कि भारत हमारे दुश्मन है। तो असल में वो एक हमारे अंदर जो है ना एक एक एंटागोनिज्म बगैर किसी वजह से, मतलब हम अगर 1965 में हमारी लड़ाई हुई है, 1971 में हुए हैं, हाँ तो हमें उससे क्या लेना देना है, क्या फ़ायदा हुआ? और फ़ायदा क्या है? कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मतलब अगर हम इसके साथ ट्रेड शुरू करें तो अभी ये तकरीबन 5 नंबर पे आया हुआ है, तो मतलब ये अभी देखो ना, हाँ तो ज़रूर करेंगे, लेकिन दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, वरना। बहुत अच्छा लगा। आप इस हवाले से 1-2 मिनट में कुछ कहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि सारी उम्र हम अंधेरे में खुश हैं, लेकिन इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं करेंगे। इट्स आयरॉनिकल, सही है। मतलब ये अगर इंडिया के साथ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करें तो इतनी स्टेबिलिटी आ जाएगी हमारी इकोनॉमी में, लेकिन हम वो नहीं। जो आपने पहली बात किया वो मुझे एक दफ़ा दोबारा से बोलिएगा। मतलब माफ कर दो इन्हें। मतलब ये है कि हम लोग इस चीज़ में खुश हैं कि अंधेरे में रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं करेंगे। एक ये चीज़ हमारे बचपन से हमारे माइंड में डाल दिया गया है, सही है ना। अब देखिए एक करप्शन की एक दूसरी मिसाल मैं आपको दूँ। वाघा बॉर्डर पे बंदा जाता है, क्यों जाता है? सही है, नॉर्मल बंदा जाके वहाँ पे वो इतना मोरली और इस हवाले से जो है ना वो करप्ट हो के वो एक उसी के ख़िलाफ़ जो है ना वहाँ पे एक, इसके बजाय अगर हम एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट कर ले, बजाय ये कि पाव को कौन ज़्यादा ऊपर करेगा, इस पे पैसे इकोनॉमी की बढ़ रही,
इस चीज़ के भी पीछे जो है ना ज़बरदस्त बात की है कि हमें सिखाया ये जा रहा है कि शायद इंडिया हमारा दुश्मन है, शायद इंडिया से हमें बहुत नुकसान होता है, जबकि देखा जाए अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनके दरमियान वर्ल्ड वार हो चुकी है और आज वो ऐसे आपस में तल्लुकात बनाए। दूसरा ये है कि मतलब हम वहाँ पे जाते हैं तमाशा देखने, किस चीज़ के लिए कि कौन ज़्यादा पाव ऊपर करेगा। ये तो हमारा हाल है, हम सबका ये हाल है। बहुत अफसोस की बात है। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। हमारी ज्यादातर आवाम को यही नहीं पता कि आजाद कश्मीर को आजाद कश्मीर क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमने इंडिया से लिया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले वो डिक्लेयर किया था मुसलमानों का हिस्सा, बाद में उसने हमें दिया नहीं था। कादिम साहब ने केस कर दिया था, उन्हें पता चल गया कि यार ये मेरा केस में हल होना कोई नहीं। फिर हमारे पख्तूनों ने आर्मी की वर्दी पहन के अटैक किया था उसके ऊपर, हम अंदर चले गए थे। तब अमेरिका आ गया था एज ए यूनाइटेड नेशन, उसने कहा था आप लड़ते क्यों हो, एक यार ये मुसलमानों का एरिया हमें चाहिए। उसने कहा था कि जी आप ऐसा करो, लड़ो नहीं, हम कश्मीर की आवाम से पूछते हैं कि आप किधर जाना चाहते हो। तब एक करारदाद मंजूर हुई थी, करारदाद हक खुद इरादियत। आज तक कश्मीर से पूछा ही नहीं गया कि आपने जाना किधर है। हिस्ट्री की जो बात कर रहे हैं बड़ा मजा आएगा इनसे बात करके, क्योंकि ये हमें पाकिस्तान में ऐसा हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती। आप ये कह रहे हैं कि हमने 1947 में कश्मीर हमारे पास नहीं था और 1948 में हमने कब्जा किया, हमने समझ लें कि उन्होंने उधर जाके अटैक करके वो अपने तो तभी तो आज तक इंडिया कहता है ना कि पाकिस्तान ने इंडिया कश्मीर पे कब्जा किया। ठीक है, वो 47 में नहीं था मिला, 48 में हमारी आवाम ने आर्मी के साथ मिल के वो उस पे अंदर गए थे। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आपको कैसे पता, क्या एक्सपीरियंस है आप? मैं फादर ऑफ आर्मी हूँ, भुट्टो हूँ। ठीक है, आपकी आर्मी का बाप हूँ। अच्छा अच्छा। जैसे तालिबान आए हर चीज का मुझे पता है। 36 साल में बगैर ID कार्ड के बाप के बगैर फिरा हूँ अफगानिस्तान में। हाँ, नहीं पूरी दुनिया में। इंडिया भी गए हैं? हर ऑल वर्ल्ड। इंडिया में किधर गए जब आप गए हैं, किधर गए? श्रीनगर, कलकत्ता, उसके बाद दिल्ली। ठीक है, तो जब बाबा मोदी चाय बनाता था उसको मैं 2 रुपए देता था, खाता था सोनिया से। वो सारा आप ये बात सीरियस कर रहे हैं? सीरियस कर रहे हैं। देखो ये दुनिया से देख रहे हैं, इंडिया से भी लोग देख जी। मेरी यूनिट 117 मीडियम उधर है, जन्नत जुबैर की, जन्नत टिक्का की। ईरान उनकी बात सुनेगा सर, ईरान हमारी बात कभी नहीं सुनेगा। ये और बात है कि हम वहाँ पे पहुंच जाते हैं अपना जबरदस्ती को, तो वो हमें बिठा लेते हैं, चाय वाय पिला देते हैं। वरना ईरान अगर बात सुनेगा, अगर ईरान ने किसी की बात माननी है तो वो चाइना है, और चाइना के अलावा कोई नहीं। हमारा काम सिर्फ एक मैसेंजर का है, हम मैसेज लेके जाते हैं कि जी अमेरिका ने ये कहा है और अमेरिका ने वो कहा है। सर उससे ज्यादा हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हम खामखाई अपने आप को जो है ना वो गलत फहमियां हमने पाल रखी हैं और उसी में रह रहे हैं। चले, आरजू काज़मी कह रही है कि पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, पाकिस्तान गलत फहमी पाली हुई है, दुनिया में कोई मुकाम नहीं है, ये आप लोगों को ऐਵੇਂ ही बेवकूफ बनाया हुआ है। आप लोग रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। तालिबान के साथ रशियंस जो हैं वो भी बात कर रहे हैं सर उनके साथ, और वेपन्स की बात भी हो रही है, और साथ साथ अजीत डोवल साहब जो हैं उन्होंने भी मॉस्को में मुलाकात की है। तो ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हमारे यहाँ जी टेररिज्म हो रही है और अफगानिस्तान से हो रही है, और बहुत बार हमने ये सब कुछ कहा है, लेकिन बाकी दुनिया जो है वो इंगेज कर रही है अपने आप को तालिबान के साथ। मैडम ये तो बाकी दुनिया को बताना चाहिए कि ना वो क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया ने कहा कि 23,000 दहशतगर्द मौजूद हैं अफगानिस्तान। ये रशिया की फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है अभी से 2-3 माह पहले, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला किया। तो सवाल ये है कि रशिया जब ये कहता है कि अफगानिस्तान में 23,000 दहशतगर्द हैं और उसमें से 10-12 हज़ार फॉरेन दहशतगर्द हैं, तो फिर सवाल तो रशिया से पूछना चाहिए कि आप किस चीज का डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं। आपने बोला कि देखिए इंडिया को 15 सालों में जीरो से हीरो नरेंद्र मोदी ने बना दिया। हालांकि इकोनॉमी उनकी पहले भी अच्छी थी, क्योंकि इंडियंस बड़े हार्ड वर्कर हैं, एक अच्छी इकोनॉमी चलाते हैं, बिजनेस क्लास उनकी बहुत बढ़ गई है। लेकिन 15 सालों में बेस्ट है। अगर रेशो देखें ना पिछले 15 साल से, तो वो डबल ट्रिपल हो गई है। मतलब जो वो इंडिया में नारा होता है मोदी है तो मुमकिन है, आप एग्री करते हैं उससे? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, और हर बंदा एग्री करता है, क्योंकि उसने ना अपने कौम के लिए खिदमत की है, काम किया है, इदारे बनाए हैं। हमारी तरह नहीं है कि हम बस एक रोटी कपड़ा और मकान के पीछे खड़े हैं। क्या बात है। पाकिस्तान की बात करें, हमारे साथ यहाँ पे कभी खबर आ रही होती है कि भाई सऊदीया में सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले पाकिस्तानी हैं। कभी खबर ये आ रही होती है कि भाई कुछ ऐसे सिटीज हैं जिन्हें बैन कर दिया गया, पाकिस्तान वहाँ पे जा नहीं सकता सऊदीया में। क्या इसके ऊपर कहना है? देखें जी, सच तो ये है कि जो बकारी होता है ना उसकी इज्जत नहीं होती। यूरोप के अंदर भी हमारी कोई इज्जत नहीं, और मिडल ईस्ट में भी हमारी कोई इज्जत नहीं। वो हमें मस्कीन समझते हैं और यूरोप वाले हमें यतीम समझते हैं। हमारा मुल्क का कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह के।
मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन हमें क्या पता था कि वो मेड इन इंडिया के ऊपर ऐसी वर्किंग कर रहे हैं कि 10 साल बाद वो पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे, पूरी दुनिया की नजरें भारत पे होंगी 10 साल बाद कि वो क्या वर्किंग कर रहे हैं ऐसी। तो देखिए उन्होंने जब मेड इन इंडिया पे काम किया, मैडम जब आप मेड इन पाकिस्तान पे काम करते हैं, मेड इन इंडिया पे काम करते हैं, तो वो आपकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक फर्क लेके आता है। वो किस तरह लेके आता है, देखिए इंडिया ने एक प्रोडक्ट बनाई, फॉर एग्जाम्पल इंडिया एक टी शर्ट बनाता है और टी शर्ट की क्वालिटी आउटस्टैंडिंग कर देता है। वो उसका रेट, अगर टी शर्ट का एक रेट है 100 रुपीज रेट है और वो रेट ले आता है 20 रुपीज में, तो वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, पूरी दुनिया से पैसा आपको आता है। जब डॉलर्स पूरी दुनिया से आपके मुल्क में आएंगे तो जाहिर बात है आपका मुल्क खुशहाल होगा, आपका मुल्क ग्रो करेगा, आपका मुल्क तरक्की करेगा। और यही होता हुआ अभी आपको एक बड़ी न्यूज दूं, इंडिया की इकोनॉमी जो है इस टाइम 5 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई हुई है मैडम, यानी बस हवा निकल गई। तो साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो दोस्तों आप हमें उस टॉपिक का नाम भी जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।